हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और इस लेक्चर में कौन कौन से हम टॉपिक कवर करेंगे उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट आई विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट तो हम ये डिस्कस करेंगे। सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का रियल डेफिनेशन क्या होता है ना, उसको समझेंगे। एंड थर्ड थिंग इज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनके साइन क्या होते हैं क्वाड्रेंट में ना। एंड फोर्थ थिंग आई विल एक्सप्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर पर्टिकुलर एंगल्स, मतलब 30, 45 एंड 60। ठीक है, इनके बारे में समझेंगे। ठीक बच्चों, तो स्टार्ट करें वीडियो को नाउ, तो मूव करते हैं। तो पहला समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शॉर्ट में ऐसे मैं लिखूंगा टी आर। ठीक है, कई बार हम ऐसे शॉर्ट में लिखते रहेंगे टी आर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन शॉर्ट क्या लिखेंगे टी आर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है हमारे पास में साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है, थर्ड क्या होता है टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड लास्ट इज कोसेक थीटा। ये सिक्स जो है हमारे पास, दैट सिक्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं अकॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको हम क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे पास। एक तो होता है साइन थीटा होता है, सेकंड होता है कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो होता है पेरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर मैं बात करूं, पेरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो कौन सा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, मतलब ये सबके बाप है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा। यही हमारे पास में क्या है पेरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। बाकी आप जो फोर देख रहे हो ना, फोर तो क्या है इनके कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। जैसे अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, ठीक है, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसको हम क्या बोलते हैं टेन थीटा कहते हैं। ठीक है, अगर आपने डिवाइड किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया हमने, इसको हम क्या बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है टेन थीटा और कॉट थीटा कैसे बने, साइन और कॉस के कॉम्बिनेशंस, इसकी सहायता से ही बने ना। तो ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा को हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा कितना आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका जो रेशो होता है उसको हम टेन थीटा कहते हैं। अपोजिट कॉस अपॉन साइन का जो रेशो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं कॉट थीटा कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज कि वन अपॉन साइन थीटा है ना, तो अगर वन अपॉन साइन थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, इसको हम क्या बोलते हैं कोसेक थीटा कहते हैं। मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू कितना आता है वन अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या होगा वन अपॉन ऑफ कॉस थीटा होगा। आपको बात क्लियर हुई ना कि इनको पेरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोला, क्योंकि यही सबसे बड़े, यही सबके बाप है ना। बाकी सब तो क्या है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हैं ना, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया तो टेन थीटा बन गया, कॉस अपॉन साइन किया तो कॉट बन जाएगा, साइन का उल्टा कर दिया कोसेक, कॉस का उल्टा किया तो सेक थीटा। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर है ना। अब हम मूव करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने साइन थीटा कॉस थीटा तो समझ लिया। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है ना। अब हम आगे लिखेंगे रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसको आप समझिए, आगे मैंने हेडिंग लिखा रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का रियल डेफिनेशन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझिए। देखो आप लोग सर्कुलर सिस्टम बच्चे आप जानते हो सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। इसमें हमने क्या किया, पहले एक एक्स एक्सिस बना लिया, एक वाई एक्सिस यहाँ बना लिया, और फिर मैंने एक सर्कल ऐसे बनाया, दिस इज सर्कल। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास में यहाँ ओ है, इसको मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट ए ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ से इस लाइन को से रोटेट करते हैं किसी एक पॉइंट पर पहुंचते हैं, यहाँ कहीं ऐसे मूव किए, जिसे मान लेते हैं एंगल थीटा। ठीक है, और मान लो हम यहाँ पर आ गए पॉइंट पी पर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए अल्फा कॉमा बीटा, ऐसा कुछ लिख लिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस।
क्लियर बच्चों। अब देखो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब आपको इस एंगल का साइन आपको लिखना है, इस एंगल का साइन, इस एंगल का साइन क्या होगा, साइन थीटा। तो देखो रियल डेफिनेशन क्या होता है उस बात को आप समझिए, अलजेब्रिक डिस्टेंस, अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट पी है ना, फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से अलजेब्रिक डिस्टेंस, अलजेब्रिक डिस्टेंस का मतलब विद साइन डिस्टेंस ना, अपॉन में क्या आएगा, रेडियस, ये आता है ना। मतलब अलजेब्रिक डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट। तो अगर पॉइंट इसका, अगर मान पॉइंट पी का आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालें तो ये कितना आ रहा है, बीटा डिस्टेंस आ रहा है। अलजेब्रिक मतलब विद साइन, अगर आप नीचे होगा तो आप यहाँ से माइनस साइन के साथ आप लेंगे। मीन्स क्या बात कर रहे हैं, अलजेब्रिक डिस्टेंस मतलब बाई कोऑर्डिनेट। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, बाई कोऑर्डिनेट अपॉन में क्या आएगा, रेडियस, मतलब ये कितना आ गया, बीटा बाई आर आया। ठीक बच्चों, आई होप आपको रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा समझ में आया। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की जो डेफिनेशन क्या रहेगी, जब आप ऐसे क्वाड्रेंट में मूव करते हैं, किसी एंगल थीटा से आपने मूव किया, तो इस एंगल का मुझे अगर साइन लिखना होगा तो साइन कितना आ जाएगा, इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। मतलब ध्यान क्या रखना, बाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस है ना, ये बात ध्यान रखनी है, ये है इंपॉर्टेंट, आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गई। अच्छा एक और बात आप समझो कि जो आप 9th 10th में सीखते हैं ना, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा कुछ आप सीखते हैं ना। तो देखो आप परपेंडिकुलर, अब जैसे आप हमेशा मूव करेंगे तो एक्चुअली जो आप सीखते हैं ना साइन थीटा बराबर, आपने सीखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एक्चुअली ये गलत नहीं है, ठीक है। बट क्या है कि ये क्या, इस डेफिनेशन का एक रिजल्ट कह सकते हैं ना, एक इंफॉर्मेशन यहां से निकाला हुआ एक इंफॉर्मेशन है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम शुरुआत में ये सब पढ़ते हैं, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इन ए राइट एंगल ट्राइंगल है ना, आप ऐसे पढ़ते जाते हो तो आपको लगता है कि दिस इज द रियल डेफिनेशन, दिस इज नॉट द रियल डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन ये होती है, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई ना। अब देखो आप पॉइंट को समझिए ध्यान से, साइन थीटा यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है, ये सही क्यों है, क्योंकि जैसे आप अगर 0 to 90 अगर आप यहाँ से एंगल मूव कराएंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर डालेंगे, तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये तो हमेशा लेंथ कितना बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। और ये हमारे पास में हाइपोटेनस क्या है, जो रेडियस है, तो हर बार क्या लिख रहा हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ऐसे लिखेंगे, जो कैसा आएगा, सही आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। अच्छा अब देखो, आप पॉइंट को अब ध्यान से आप समझिए ना। अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ, मान लो कि हमने कभी मूव करते हुए यहाँ पहुंच गए, ठीक है, दिस इज द पॉइंट P1, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं अल्फा 1 और बीटा 1, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो देखो ये बात तो क्लियर है कि अल्फा 1 तो नेगेटिव है और बीटा 1 अपना कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपको इस एंगल का साइन थीटा मूव करते हुए हम यहाँ पहुंचे तो इसको मान लेते हैं थीटा 1, कुछ ऐसे लिखा। अगर आपको साइन ऑफ थीटा 1 लिखना है तो साइन ऑफ थीटा 1 कितना आ जाएगा, इस एंगल का साइन, इस एंगल का साइन अगर मुझे लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, बाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, दैट्स ऑल, ये आएगा, ठीक है। मान लो आपने मूव करते हुए आप यहाँ कहीं पहुंच गए, पॉइंट अपना P2 यहाँ कहीं आ गया, ठीक है, यहां से कुछ ऐसे बनाया और ये एंगल हम मान लेते हैं कि दिस इज एंगल इज थीटा 2, ठीक है। अब आपको साइन ऑफ दिस एंगल लिखना है, इतना जो एंगल है इस एंगल का आपको साइन लिखना होगा तो इस पॉइंट को मुझे कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, मान लेते हैं कि अल्फा 2 एंड बीटा 2, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव है ना। तो साइन ऑफ थीटा 2 आपको लिखना है, तो साइन ऑफ थीटा 2 कितना आ जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट अपॉन में क्या लिखेंगे, रेडियस, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों ना। अब देखो साइन थीटा और कॉस, साइन थीटा का जो रियल डेफिनेशन है, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गई ना। सिमिलरली अगर मुझे बात करनी है कॉस थीटा का रियल डेफिनेशन, तो कॉस थीटा का रियल डेफिनेशन क्या आएगा, अलजेब्रिक डिस्टेंस, अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस अपॉन में क्या आएगा, रेडियस, ये आता है ना अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट P का, सॉरी वाई एक्सिस से डिस्टेंस है ना, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो मतलब ये डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, ये डिस्टेंस ये एक्स होगा ना। मान लो पॉइंट इस साइड हुआ तो इस साइड ये डिस्टेंस निकालेंगे, पर ये डिस्टेंस कैसे लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है। अलजेब्रिक इट मीन कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में कितना आएगा रेडियस, मींस कितना आ गया पॉइंट पी अगर यहाँ पे लेके चलो तो अल्फा बाई आर ये आएगा। क्लियर बच्चों? तो आपको cos थीटा का डेफिनेशन क्लियर हुआ। cos थीटा कितना आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस है ना, ये लिखेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रहनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये है हमारे पास में रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, ये नहीं होता साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच, ये एक्चुअली रियल डेफिनेशन नहीं, इस डेफिनेशन का एक रिजल्ट या इस डेफिनेशन से एक ऑब्जर्वेशन ये है ना। अब देखो सिमिलरली अगर आपको cos ऑफ थीटा 1 लिखना है, इस एंगल मान लो आपने यहाँ घूमे ना, पॉइंट आप घूमते हुए आप रोटेट किया अपने इस लाइन को, आप यहाँ पर आ गए P1 पोजीशन पर आए, इस एंगल का मुझे cos लिखना है, cos ऑफ थीटा 1 आपको लिखना है। तो cos ऑफ थीटा 1 कितना आएगा इस पॉइंट इस एंगल का cos ऑफ थीटा 1 का मुझे cos लिखना है। तो इस पॉइंट इस पोजीशन में पहुंचे, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है अल्फा अपॉन आर। सिमिलरली आपको लिखना है cos ऑफ थीटा 2 आपको लिखना है। तो cos ऑफ थीटा 2 क्या बनेगा हमारे पास, तो आप यहाँ पर पॉइंट ये वाला थीटा 2 इस एंगल का कोसाइन आपको लिखना है, कितना आएगा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये बात ढंग से समझ में आ गई है ना, यहाँ तक की बात आई थिंक आपको क्लियर है। ठीक, अब देखो तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा। तो साइन थीटा का और cos थीटा का एक्चुअली रियल डेफिनेशन क्या होता है, वो ये होता है ना। अब देखो यहां से मैं आपको 2 पॉइंट सिखाऊंगा ना, नोट करके आप दोनों बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा ना। ठीक है, पहला तो हम बात करते हैं, पहला तो हम बात करेंगे रेंज ऑफ, नोट करके ना, नोट करके हम फर्स्ट पॉइंट, अब दोनों पॉइंट को समझते ना, और पॉइंट 2 हम यहां पर लिख लेंगे, दोनों पॉइंट्स को यही लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं, नोट करके फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे। आपने एक बात समझ में आई कि अब देखो यहां से ऐसे हमने एक सर्कल बना लेते हैं, पहले ये सर्कल बना लिया, ये सर्कल ही है ना। ठीक है, पॉइंट भी हमारे पास यहां पर है अल्फा कॉमा बीटा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये सर्कल जैसा ही कर लेता हूं मैं, अच्छा सा सर्कल बनाते हैं। तो बच्चों ठीक है, ये अल्फा कोमा बीटा। अच्छा देखो आप एक पॉइंट समझो कि जब आप मूव करते हुए यहाँ पर हैं तो ये एंगल थीटा बना रहा है। तो मान लेते हैं कि एक बार कहीं भी जैसे इसका रेडियस हमने आर ले लिया, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे लिखा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है आर कोमा 0 आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा माइनस आर कोमा 0 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से इस पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने तो 0 कोमा आर आ जाएगा, और यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0 कोमा माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कुछ बातें तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, मुझे अगर साइन ऑफ 0 डिग्री लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 0 डिग्री, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप जब यहाँ मूव करते हुए यहाँ पहुंचेंगे तो साइन ऑफ 0 लिखना है, तो मतलब हमें यहीं पर रहना है। तो आप देखो आप जैसे आप मूव करते जाते हैं, साइन जब आपको लिखना है तो पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पर हाइट परपेंडिकुलर पुट करते हैं ना, एक हाइट बनेगा। बच्चों लाइट चली गई तो साइड में जो वीडियो है ना वो अच्छा नहीं दिख रहा होगा, वैसे भी वो अच्छा दिखाई नहीं देता, बट आप तो कंटेंट पे ध्यान दो और सीखने पे ध्यान दो ना। अब देखो जैसे आप ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो मतलब साइन किस पर डिपेंड करता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ये आता है साइन थीटा। तो आप ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे तो हाइट बढ़ती जा रही है, और नीचे जाएंगे तो हाइट कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब आप यहाँ कहीं होंगे तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, अपॉन में रेडियस कितना आ रहा है, तो साइन ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं इस बात में, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई ना। अच्छा अगर मान लो मूव करते करते मैं अगर यहाँ पहुंचता हूँ, अगर आप यहाँ पहुंचे, इन दैट केस हाइट की अगर बात करें साइन 90, इन दैट केस वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है हमारे पास आर आ गया, अपॉन में रेडियस कितना आ गया आर, तो साइन 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई ना। सिमिलरली आप मूव करते करते ऐसे आप जा रहे हैं अब देखो अब यहाँ आप इधर की साइड मूव कर रहे हैं, हाइट कम होती जा रही है, हाइट कम होती जा रही है, हाइट कम होती जा रही है, कम होती गई, आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ एंगल कितना बना 180 डिग्री ऑफ साइन ऑफ पाई, ऐसे कुछ लिख लेते हैं, एक ही बात है, पाई बाई 2 इसको यहाँ पर लिख लिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाइट कितना आ गया 0, मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना आया 0 आया, अपॉन में कितना है रेडियस, तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में 0। तो यहाँ से देखो आप कुछ बातें आप सीख गए कि साइन 0 का वैल्यू कितना आता है 0, साइन 90 का वैल्यू 1 आएगा, साइन 180 का वैल्यू कितना आएगा 0। क्यों आएगा, रीजन क्लियर है ना आप लोगों को। ठीक है, अब देखो आप मूव करते करते आप यहाँ पहुंचे तो साइन ऑफ 270 आपको लिखना है, ठीक है, या 3 पाई बाई 2 आपको लिखना है। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है माइनस आर, अपॉन में रेडियस कितना आ रहा है ना -1 आ गया। अच्छा आपको साइन ऑफ 360 अगर आपको लिखना है तो साइन 360 का वैल्यू अब घूमते घूमते यहाँ पहुंचे,
अगेन आप यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पहुंचने के बाद में कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, अपॉन में रेडियस कितना आ जाएगा r, तो कितना आ गया 0। मतलब आपको क्या मालूम चला, यहाँ की बातें मुझे मालूम चली कि 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, जब आप मूव करेंगे साइन 90 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, 180 का वैल्यू 0 आएगा, 270 का वैल्यू -1 और 360 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद रहनी चाहिए ना। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर है ना। सिमिलरली मैं कॉस के लिए भी बात कर सकता हूँ, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आर, अपॉन में आर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। ठीक है, तो cos 0 का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक, उसके बाद अब हम बात करें cos 90 का वैल्यू कितना आएगा। cos 90 जब आप मूव करते करते यहाँ पहुंचेंगे तो ये 90 डिग्री बना, इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0, अपॉन में कितना आ जाएगा, रेडियस, तो ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू 0 आई। मतलब cos 90 का वैल्यू कितना आता है बच्चों, 0। समझ गए। अच्छा, अब तो आप देखो बहुत ही तेज बच्चे हैं, अब cos ऑफ 180 निकाल सकते हो क्या, cos ऑफ 180 यहाँ से पूछ कर यहाँ पहुंचे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, -r, 0, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, -r, अपॉन में रेडियस r, कितना आ गया वैल्यू, -1। आपको बात समझ में आई ना, साइन और कॉस की रियल डेफिनेशन, अगर आपको रियल डेफिनेशन मालूम है तो हम सारे एंगल्स की वैल्यू लिख पाए। ठीक है, सिमिलरली आपको cos ऑफ 270 आपको लिखना होगा, cos 270 डिग्री, तो cos 270 डिग्री पर हम बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0, वाई और रेडियस कितना है r, तो अगेन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। cos ऑफ 360 आपको लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, r अपॉन r, तो कितना आ गया, 1। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हुई है ना। अब देखो एक और बात आप समझो, एक पॉइंट तो मैं ये समझ में आया ना कि cos 0 का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, cos 90 का वैल्यू 0 आएगा, cos 180 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, cos ऑफ 270 0। मतलब यहाँ पर देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्स पे 0 आ रहा है, तो 90 और 270 इस पे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आर आ रहा है, इधर -r आ रहा है, इधर जब आएंगे तो वैल्यू 1 और इधर जब पहुंचेंगे तो वैल्यू -1। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या बच्चों आपको ये बात क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है ना। अब देखो पहला बात तो आप ये समझ गए, अब आपको देखो एक पॉइंट तो मैं ये सीखने में आया कि साइन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360 डिग्री, तो इन सबकी वैल्यूज को मैं आसानी से लिख सकता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अच्छा, साइन 0 और cos 0 आपको मालूम चल गया, तो क्या आप tan 0 का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं भाई, कितना आएगा, साइन 0 अपॉन cos 0, ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, तो साइन 0 कितना आता है, 0, cos 0 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो tan 0 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो tan 0 लिखना है, cot 0 लिखना है, या cosec 0, या बाकी ऐसे रिमेनिंग 4 और लिखने हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बहुत ही अच्छे से हम लिख सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं जाती। क्या बच्चों क्लियर है आपको ये पॉइंट, आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब देखो सेकंड नोट का हम सेकंड पॉइंट और सीखेंगे, दैट इज रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशोज है ना, एक ही बात है वो। इसकी रेंज की और बात करें, अब देखो रेंज की अगर बात करते हैं तो पहली बात तो आप ये समझो, फर्स्ट पॉइंट आप समझिए, साइन थीटा कितना होता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, यही आता है। अब देखो वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट भैया कैसे वेरी कर रहा है, मैक्सिमम r तक जा सकता है और मिनिमम कितना आ रहा है, -r तक आ रहा है। वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू देखें तो r आ सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, -r। यहां से देखो मैंने एक बात समझ में आई कि अगर मैं r को डिवाइड लगा दूं तो y अपॉन r कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, और ये y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, इसको भी मैं क्या बोलता हूँ, साइन थीटा। तो एक बात तो मुझे ये क्लियर हो गई कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आएगा, 1, और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। तो एक पॉइंट तो मुझे ये क्लियर है, तो मुझे क्या क्लियर हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे साइन थीटा कॉस थीटा, रियल डेफिनेशन सीखने के बाद में मुझे ये बात क्लियर हो गई कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1, और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, ये पॉइंट मुझे क्लियर है। सेकेंड थिंग, अब देखो मैं बात करता हूं इसके बारे में, अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा कितना आता है, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, यही आता है। x कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो x कोऑर्डिनेट कैसे कैसे वेरी कर सकता है, यहाँ पे जब मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू r और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -r। मैक्सिमम वैल्यू r और मिनिमम वैल्यू मैंने क्या लिखा, -r लिखा।
ठीक है। नाउ आर को मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। एक्स अपॉन आर तो मैंने यहाँ से लिखा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया -1। एक्स अपॉन आर का मैक्सिमम वैल्यू है ना, मतलब आर से डिवाइड किया तो ऐसे कुछ है। एक्स अपॉन आर को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। मतलब अगर हम बात करें कि कॉस थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, मतलब यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इधर कितना आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात भी अच्छे ढंग से क्लियर हुई। ठीक है, तो देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज आपने सीख लिया। अब साइन थीटा कॉस थीटा का अगर मुझे रेंज मालूम चल गया तो मुझे अगर टेन थीटा का रेंज लिखना है तो टेन थीटा का रेंज मैं लिख सकता हूं क्या, तो टेन थीटा का रेंज अब आप समझो, एक बात को आप समझो। अब देखो आपने क्या किया, -1 से लेके 1 और -1 से लेके 1 के नंबर्स को अपने से डिवाइड लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ऐसे वो रहेगा, पर आप कुछ बातें समझ जाना कि अब देखो यहाँ पर मान लो कि अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो अगर ये जीरो की तरफ गया तो हमारे पास में ये कहाँ जाएगा, तो अगर साइन कॉस थीटा को आप देखो, ये क्या क्या लिखा है, कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ऐसा कुछ आएगा। टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं प्रॉपरली, टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है। साइन थीटा कैसे वेरी कर रहा है, -1 से लेके +1 तक वेरी करेगा। कॉस थीटा भी कैसे वेरी करेगा, -1 से लेके +1 तक वेरी करेगा। ठीक है, अब तो कॉस थीटा यहाँ जीरो हो रहा है इस वाले वाई एक्सिस पर, और एट दैट केस साइन थीटा कितना आ रहा है, मैक्सिमम 1 आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो ये जीरो की तरफ जाएगा और तो ये 1 की तरफ जाएगा, तो ओवरऑल ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर बात करें तो अगर ये जीरो की तरफ और ये -1, अगर ऐसे कुछ ले लें तो अगर ये -1 की तरफ गया यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, इन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी आती है ना, तो ये आपको डायरेक्ट ऐसे याद ही रखिए। टेन थीटा का मैक्सिमम रेंज कितना आ जाएगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी आएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें, रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज की है ना, टेन थीटा मैक्सिमम इन्फिनिटी वैल्यू ले सकता है और मिनिमम -इन्फिनिटी वैल्यू ले सकता है ना। ठीक है, सिमिलरली अगर बात की जाए कॉट थीटा के बारे में, अब देखो कॉट थीटा की भी बात करें तो ये भी कैसे बिलोंग करेगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी बिलोंग करेगा। मतलब क्या है, इसका रेंज भी कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ में क्या लिखा हुआ, कोसेक थीटा के बारे में हम बात करें। कोसेक थीटा कितना होता है, 1/साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कितना हो रहा है, -1 से लेकर 1 तक के बीच की वैल्यू जा रही है। अब देखो अगर आप 1 में है ना, जीरो से लेके आप 1 की वैल्यूज डालो, अगर जीरो से लेके 1 की, जीरो आप पुट कर रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यूज कितनी आ सकती है, इन्फिनिटी आ सकती है। और जब 1 आप पुट कर रहे होंगे तो इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया, -1 से 0 और एक 0 से 1। ठीक है, अब जब जीरो की तरफ गए है ना, 0 प्लस की तरफ गए है ना, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी और मैक्सिमम 1 तक जब जाएंगे तो जब जाते जाएंगे तो इन्फिनिटी आ रहा होगा, थोड़ा और नंबर रखेंगे तो वैल्यूज कम होती जाएंगी और मिनिमम कितना आएगा, 1 आ जाएगा। जब 1 पुट कराएंगे तो 1 आया, ये आ गया 1 टू इन्फिनिटी। अब बात करते हैं यूनियन। अब -1 टू 0 डालते हैं, तो 0 मैंने नेगेटिव में डाला, 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर डाला, तो इसकी वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। और कैसे चलते जाएंगे तो -इन्फिनिटी से कम होते होते जब -1 पुट करेंगे तो कहाँ जाएगा, -1 की तरफ जाएगा। मतलब कोसेक थीटा का अगर रेंज की बात करें तो वैसे कोसेक थीटा का ये रेंज आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए ना। अच्छा, ये आपको अगर नहीं भी याद रहता है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कारण क्योंकि आपको ये याद हो जाएगा। जब आप इसका सबका ग्राफ सीखेंगे ना तो आपको तब एट दैट इंस्टेंट आपको इजीली याद हो जाना है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि ये याद नहीं हो सकता ना। अब सिमिलरली अगर मुझे सेक थीटा का रेंज भी लिखना है तो सेक थीटा भी कितना बनेगा, 1/cos थीटा। और cos थीटा भी कैसे वेरी करता है, -1 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है, तो मतलब इसका भी अगर आउटपुट की बात करें तो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी जाएगा, तो रेंज ये आएगा। क्लियर बच्चों? तो देखो हमने यहाँ पर नोट में दो बातें सीखी, नोट 1 और नोट 2 है ना, दो नोट हमने सीखे। तो नोट 1 में आपको ये 0, 90, 180, 270 और 360 ये सारी वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए अच्छे ढंग से। सेकंड थिंग, रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फर्स्ट एंड सेकंड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रेंज है ना। थर्ड एंड फोर्थ की बात करें तो टेन थीटा कॉट थीटा की रेंज कितनी आती है, आर आती है। साइन थीटा और कॉस थीटा की रेंज -1 से +1 आती है ना। और बाद में अगर बात करें फिफ्थ एंड सिक्स्थ, को सेक थीटा और सेक थीटा दोनों की रेंज कितनी आएगी, -इन्फिनिटी से -1
और फिर 1 के बाद में इंफिनिटी, है ना, बीच वाला हिस्सा नहीं आता। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये दोनों बातें अच्छे ढंग से क्लियर हो गई ना। नाउ आगे मूव करते हैं, आगे सीखते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब हम सेकंड पॉइंट सीखते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ना टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक एंड कोसेक। इनके साइन के बारे में बात करना है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब देखो, आप जब एंगल है बार बार ऐसे घूमता रहता है, तो एंगल अगर ऐसे घूमता रहेगा, तब एंगल से अपने जब रोटेशंस लगाएंगे, एंगल 0 से लेके 2 पाई, अभी तक इतनी ही बात कर रहे हैं ना। जैसे मान लो ऐसे घूम रहा है, जब ऐसे एंगल घूमेंगे, एंगल को आप लिखेंगे ना, तो साइन की अगर बात की जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, सबका साइन कैसा आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मान लो कि एंगल अपने जब मूव करते हुए आप यहां कहीं पहुंच गए, इन दैट केस सेकंड क्वाड्रेंट में जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इन सबका साइन कैसा आएगा ना, ये सीख रहे हैं थर्ड में और फोर्थ में। क्लियर बच्चों? आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब देखो, मान लो कि आप मूव करते करते पॉइंट पी इस पोजीशन पर है ना, और मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात करें, तो भाई साइन थीटा कितना आ जाएगा? मान लो ये एंगल थीटा 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो साइन थीटा 1 का वैल्यू कितना आएगा? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो देखो, ये दोनों कैसे, ये भी कैसा आएगा? पॉजिटिव, और ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, होगा ना। तो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन दिस, तो साइन थीटा कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। कॉस ऑफ थीटा 1 की अगर हम बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट कितना? अल्फा 1 अपॉन आर, ये आ जाएगा। अल्फा 1 कैसा है? पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव आए, तो इन दोनों को आप डिवाइड लगाओगे तो टेन थीटा भी कैसा आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और इनके रेसिप्रोकल्स वो भी कैसे आएंगे हमारे पास में? पॉजिटिव ही आएंगे। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, वह जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा कि सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। मतलब यहाँ तो सभी पॉजिटिव आएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जो कंक्लूड किया, रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हैं ना, तो कंक्लूड में हमने क्या लिखा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए, तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट में तो ये सभी पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। मान लो पॉइंट मूव करते करते आप पोजीशन क्यू पर पहुंच गए, और यहाँ कोऑर्डिनेट ले लेते हैं अल्फा 2 कॉमा बीटा 2, यहाँ आया। अब आपको पता है अल्फा 2 तो कैसा होगा? नेगेटिव, और बीटा 2 कैसा होगा? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर जब आप यहाँ से साइन थीटा लिखेंगे, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? बीटा 2 अपॉन में आर, ये लिखेंगे बाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। अब देखो बाई कोऑर्डिनेट तो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के अगर अब ऊपर जा रहे हैं तो बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है, इसका जो अपोजिट है वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और कॉस थीटा की अगर हम बात करें, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस, ये आएगा। अल्फा 2 कैसा है? नेगेटिव, आर कैसा है? पॉजिटिव, मतलब कॉस कैसा आएगा? नेगेटिव, और कॉस का अपोजिट क्या है? सेक, ये भी नेगेटिव आया। मतलब हमारे पास में साइन एंड इसका अपोजिट कोसाइन, सॉरी कोसेक, ये तो कैसा है? पॉजिटिव आया। साइन और कोसेक पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। बट बाकी अगर बात करें, कॉस की बात करें, तो कॉस कैसा आया? ये नेगेटिव आ रहा है। कॉस का अपोजिट सेकेंड है ना, वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया। अब देखो टेन की बात की जाए तो पॉजिटिव, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कितना है? पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव करेंगे, जब डिवाइड लगाएंगे तो टेन थीटा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और यहां से अगर टेन नेगेटिव है तो टेन का अपोजिट उल्टा, वो भी कैसा आना है? नेगेटिव आना है। तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात की जाए तो साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, यही कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सब कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो हमने देखो क्या कंक्लूड कर लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जाए तो ऑल पॉजिटिव AST है ना, ऐसे हम याद रखते हैं ना, ASTC,
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ऐसे तो याद नहीं रखते, मैं ऐसे याद रखवाता हूँ बच्चों को, AST से ना 4 लेटर याद रखो आप कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव आएंगे, सेकंड में साइन और कॉस कोसेक पॉजिटिव आएंगे ना। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में समझते हैं जो अभी समझ रहे हैं यहाँ पर। अब मान लो पॉइंट मूव करते करते किसी टाइम आप यहाँ पर है PQR, और यहाँ एंगल ले लेते हैं α3 और β3। यहाँ ये एंगल मैंने θ2 ले लेते हैं ना, यहाँ ये θ2। मान लो मूव करते करते यहाँ आ गए और ये जैसे θ3 एंगल, इस एंगल का आपको साइन और कोसाइन लिखना है। तो साइन θ3 और इसको कोऑर्डिनेट मान लिया हमने β3, दोनों ही नेगेटिव होंगे पहली बात। तो साइन ऑफ θ3 अगर मुझे लिखना है, इस एंगल का साइन अगर लिखना है कितना आएगा y कोऑर्डिनेट, β3 अपॉन में r। तो ये नेगेटिव है अपॉन पॉजिटिव, तो फाइनली वैल्यू कैसे है नेगेटिव। कॉस ऑफ θ3 ये भी कैसा आ जाएगा x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी नेगेटिव। मतलब साइन और कॉस कैसे आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं, तो साइन नेगेटिव है, ठीक है, और साथ में साइन का अपोजिट क्या होगा, है ना, कोसेक, है ना, ये भी कैसा आएगा नेगेटिव। कॉस भी अगर नेगेटिव है, कॉस का अपोजिट क्या है सेक, ये भी कैसा आएगा सेकेंड, है ना, ये भी नेगेटिव आएगा। अब देखो दोनों को डिवाइड किया आपने तो टेन थीटा बना, और नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो टेन अगर पॉजिटिव है तो कॉट भी कैसा आएगा पॉजिटिव। तो हमें ये बात समझ में आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, टेन के लिए हमने T सिंबल ले लिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हुई ना। एक बात हम ये भी सीखे हैं। अब आप एक और पॉइंट समझो, यहां तक की बात हमें क्लियर है ना। अगर मैं आगे बात करता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लो आप मूव करते करते यहां ऐसे पहुंचे और ये एंगल θ4 है, इस एंगल का आपको साइन लिखना है, θ4 का साइन क्या आ जाएगा, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लेते हैं PQRS, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट α4, β4। तो β4 अपॉन में कितना आ जाए r, β4 कैसा है नेगेटिव होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट कैसा है नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव। कॉस ऑफ θ4 की बात करें तो x कोऑर्डिनेट कितना है α4 अपॉन में रेडियस, और मान लेते हैं कि α4 कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, इधर की साइड जा रहा है ना, α4 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव है और कॉस का अपोजिट क्या है सेक, कोसेक कोसाइन एंड सेकेंड, ये दोनों कैसे आएंगे पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, साइन कैसा है साइन एंड कोसेकेंट, है ना, या कोसेक, ये कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, थीटा होना वो जरूरी है ना एंगल। अब क्या है, इन दोनों को आपने डिवाइड लगाया तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो मतलब टेन थीटा भी कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, और कॉट थीटा कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से रिजल्ट आता है। तो हमने क्या करते हैं इसमें कॉस और उसका अपोजिट सेक पॉजिटिव आता है, तो कैसे याद रखेंगे, देखो इसका जो ट्रिक बनाते हैं ना, फाइनली यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं हम लोग, कंक्लूड ये करते हैं ASTC, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आएंगे, सेकंड में AS साइन और साइन का अपोजिट, अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल, साइन और साइन का रेसिप्रोकल वो कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। थर्ड की बात करें तो टेन और टेन का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल क्या हो गया हमारे पास कॉट। ऐसे फोर्थ की बात करें तो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, बाकी अदर कैसे आएंगे नेगेटिव आएंगे। ठीक है, एक बात तो आपको ये सीखने को मिली। अच्छा दूसरी बात आप ये बताओ, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो पॉइंट आप मूव करते करते यहाँ पहुंच गए, कि मूव करते करते ऐसे आप यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब अगर आप मैं बात करूं 180 की, 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में या थर्ड में। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सेकंड में है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर थर्ड में है। बेटा ना तो ये सेकंड में है ना ही ये थर्ड में है, ये कहां पर है एक्स एक्सिस पर, इसको क्वाड्रेंट नहीं कहते हैं, है ना, एक्स एक्सिस पर बोलेंगे, एक्स एक्सिस पर है, ना सेकंड क्वाड्रेंट में है ना ही थर्ड क्वाड्रेंट में है। बात आप समझ गए, ये कहां पर है एक्स एक्सिस पर है, क्लियर है ना। अच्छा अगर मैं बात करता हूं 179 डिग्री, 170 एक कम, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता, और मैं अगर बात करूं कि 181 कहां होता, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता। क्लियर है ना, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई ना। ठीक बच्चों, तो यहां तक का पॉइंट हमें क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई इशू नहीं आते ना। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने देखो ये बात समझ ली कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन के बारे में अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ हमने अभी समझ लिया। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं ना एक्सिस पर,
कि अगर मान लो कि यहाँ पर अगर एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है, तब इसकी वैल्यूज क्या आती है, ये तो हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, क्लियर है ना, आपको यहाँ तक का पॉइंट भी क्लियर है ना? ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब आगे हम आपसे पहले एक दो छोटे छोटे से प्रॉब्लम पूछ लेता हूँ मैं अभी के हिसाब से, बेसिक प्रॉब्लम। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ, अब बताओ साइन 1, साइन 2 और साइन 3 एज, आपको बस इसका बताना है कि इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, कैसा है, या फिर जीरो भी आ सकता है क्या? ठीक है, अच्छा अब बचाओ बताओ, एक बार सोचिए। अच्छा देखो, पहली बात तो यहाँ पे वन लिखा हुआ है ना, इस वन का मतलब दिस वन मीनिंग इज वन रेडियन। ठीक है, अगर वन लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये क्या लिखा है, वन रेडियन लिखा हुआ है। अब आपको इसका साइन के बारे में बताना है। तो देखो वन रेडियन आप लोगों को अच्छे ढंग से पता है कि वन रेडियन लगभग किसके बराबर होता है, 57 डिग्री के बराबर होता है। तो हाँ, इसकी अगर बात करते हैं तो भैया ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 57 डिग्री तकरीबन, ये डबल लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 114 डिग्री, ऐसा कुछ आ गया। तीसरे की अगर बात करें तो हमारे पास साइन 3, मतलब 3 इंटू 57 लिखे तो 3 का 50 से मल्टीप्लाई किया 150 आ गया, और 21 कितना आ जाएगा, 121 171 डिग्री, कुछ ऐसा है। तो देखो ये कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा आता है, पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। ये एंगल कहाँ है, सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फाइनली वैल्यू कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको सवाल अच्छे ढंग से क्लियर है ना। एक और पूछता हूं मैं आपसे, साइन ऑफ साइन 1 कॉस 2 और टेन 3, इसका वैल्यू एच, इसका साइन कैसा होगा ये बताइए। तो देखो अब ये सॉल्व करना बहुत आसान बात हो गई आप लोगों के लिए। ये क्या लिखोगे, साइन ऑफ 57 डिग्री, इसकी बात करें तो कॉस ऑफ 114 डिग्री तकरीबन, है ना, लगभग। और यहां से अगर बात करें तो टेन ऑफ 171 डिग्री, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ये कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। 114 डिग्री कहाँ आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस कैसा आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव। ठीक है, 171 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, साइन और उसका अपोजिट रेसिप्रोकल वही कैसा आता है, पॉजिटिव आता है ना। तो यहाँ पर 10 कैसा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। इसकी वैल्यू नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव और इसकी वैल्यू पॉजिटिव। ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो फाइनली वैल्यू कैसी आनी है, पॉजिटिव आनी है। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये बात भी अच्छी ढंग से क्लियर है ना, यहां तक की बात हमें ढंग से क्लियर है। नाउ अब आगे का पॉइंट समझो, आगे और बात करते हैं। आगे सीखते हैं ना, आगे हम सीखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सॉरी, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल, पर्टिकुलर एंगल, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाली टेबल क्या सभी बच्चों को हमेशा याद रहता है ना। मैं यहाँ पे क्या बात करने वाला हूँ, साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज के बारे में ना। हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं। अच्छा आप इस बात को समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा थीटा, यहाँ वैल्यू हमने 0 डिग्री लिखा। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होगा जो भी वीडियो देख रहे होंगे ना, बट आप यहाँ पे कुछ बात सीखेंगे ना, तो सीखना। साइन 30 हमने यहाँ लिखा, यहाँ हम लिख लेते हैं 45, यहाँ अगर हम बात करें तो 60, और यहाँ हम बात करें तो 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें यही वैल्यूज को याद रखना होता है। अब देखो यार, तो 0 और 90 तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे ना। ठीक है, 30, 45, 60, तो देखा है टोटल कितने, 5 वैल्यूज। 3 वैल्यूज तो ये आई हमारे पास, और एक ये आ गया, एक ये आ गया, मतलब टोटल 5 वैल्यूज ना। ठीक है, अगर मान लो कि इसका साइन मुझे लिखना है, साइन 0 लिखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0। मैं एक सेकंड यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ, कॉस थीटा और यहाँ टेन थीटा, ये इंपोर्टेंट है ना। अब देखो साइन 0 का वैल्यू 0 आता है, साइन 30 कितना आ जाएगा, हाफ। साइन ऑफ 45 कितना आएगा, 1/√2।
साइन 60 कितना आता है √3/2 और साइन 90 कितना होता है 1। ये सभी को अच्छे ढंग से याद है, सभी को अच्छे ढंग से याद है ना ये वाली वैल्यूज। अब आप देखो एक बात समझो आप लोग, यहाँ तक की बात है ना, कैसे आया हम इस पे भी डिस्कस करेंगे अभी ना। ठीक है, साइन 0 कितना होता है 0 और साइन 90 कितना होता है 1, ये हम ऑलरेडी देख चुके थे ना। 30, 45, 60 ये वैल्यूज कैसे आएंगे ये अभी हम सीख जाएंगे, डोंट वरी ना। इतना आ गया साइन 0, आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए। कॉस थीटा, कॉस 0 आपको लिखना है तो आप क्या करते हो, ऐसे पलट के या रिवर्स करके लिख देते हैं ना। कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। कॉस 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2, कितना आ जाएगा। कॉस 45 का वैल्यू कितना आएगा 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू कितना आता है 0 आता है। ठीक है, तो देखो कॉस 0 तो 1 हमेशा बच्चों को याद रहता है, तो कॉस 90 कितना होगा 0 होगा। इन दोनों वैल्यूज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, कॉस में क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं ना, कि उसको याद रखने में इतना तो ध्यान रखते हैं कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, बीच वाला बीच में रह जाता है ना, ऐसे आप कुछ याद रखते हो। पर देखो आपको बढ़िया तरीका और बताता हूँ कि कॉस की जो वैल्यूज है 0 और 90 पे हमें कोई इशू नहीं आता। कॉस 45 भी मुझे डायरेक्ट याद रहता है। 30 और 60 में कई बार हम गच्चा खा जाते हैं ना, गड़बड़ कर देते हैं। आप तो देखो क्या करो, बस कॉस 60 की वैल्यू को ध्यान रखो। ये कॉस 60 ये कई बार आपको ऐसे काम में भी आता है। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। एक वैल्यू को आप याद रखो तो कॉस 30 अपने आप ही आप √3/2 लिखोगे। ठीक है भाई, इतना तो पता है ना, अगर ये 1/2 है तो ये √3/2 होगा। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अच्छा, अगर आपको टेन थीटा निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो यहाँ से तो 0 आ जाएगा, यहाँ से दोनों को डिवाइड कराएंगे तो 1/√3 आएगा। यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो 1/0 आएगा। अच्छा, 1/0 आएगा तो बहुत से बच्चे इसको इन्फिनिटी लिखते हैं, जबकि इन्फिनिटी नहीं होता है, इसको क्या होता है नॉट डिफाइंड। ये कैसा है नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे आप कुछ कुछ बातें आप सीखना, कुछ कुछ बातें आपको सिखाएंगे, ज्ञान की बातें है ना, कुछ ज्ञान की बातें आप यहाँ पर फिर सीखना। कुछ बातें 1/0 को मैं इन्फिनिटी नहीं लिखूंगा ना, ज्ञान की बातों में कुछ यहाँ सिखाएंगे। अब देखो वो बाद में सीखते हैं अभी ना। पहले आपको देखो ये टेबल आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, सभी बच्चों को ये टेबल है ना। 0 to 90 देखा है तो 5 ही एंगल है, 30, 45, 60 ये 3 एंगल ये हो गए, 2 एंगल ये आ गए, टोटल 5 एंगल्स। कैसे आए वैल्यूज भी अभी डिस्कस कर देंगे, इतने पोर्शन में सीख जाएंगे। पहला कुछ ज्ञान की बातें आप सीखो ना। ज्ञान की बातों में पहला पॉइंट सीखो जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ पाई का जो वैल्यू है 22/7 होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, ये कैसा लिखा हुआ फॉल्स, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये इर्रेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, पाई, और हमने इस बात पर डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, पाई का वैल्यू कितना आता है 22/7 के बराबर आता है ना, लगभग बराबर आता है ना। और एग्जैक्ट की बात करें तो भाई पाई का वैल्यू 22/7 से छोटा ही होता है। लगभग बराबर बोल सकते हैं, और एग्जैक्टली बात करें तो पाई का वैल्यू 22/7 से छोटा आता है ना, पहली बात। अच्छा, दूसरा पॉइंट और बात करते हैं कि 1/0 का वैल्यू क्या इन्फिनिटी होता है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ये सब कुछ सही है, नहीं नहीं ये फॉल्स है। अब देखो 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है। अब देखो आप बच्चे जानते हो कि इन्फिनिटी क्या होता है, ओरिजिन। इन्फिनिटी होता है एक बड़ा सा नंबर, आप ऐसा कहते हो, इन्फिनिटी एक बड़ा सा नंबर। अब कौन सा बड़ा सा नंबर, मतलब एक बड़ा नंबर आपने बताया, उससे बड़े नंबर और भी हैं, उससे बड़े नंबर और भी हैं, उससे बड़े नंबर और भी हैं। आपने लिखा है यहाँ पे बीच में बराबर का साइन, मतलब बराबर आ रहा है इन्फिनिटी के। भाई जब हमें इन्फिनिटी का ही नहीं पता कि इन्फिनिटी कहाँ है, इन्फिनिटी कौन है, इन्फिनिटी ये नहीं पता, कहाँ है इन्फिनिटी ये नहीं मालूम, और कैसा है इन्फिनिटी ये पता ही नहीं हमें, तो बराबर कैसे हो सकता है। भाई बराबर तो भाई 2 2 के बराबर हो सकता है, 3 3 के बराबर हो सकता है, 4 4 के बराबर हो सकता है ना। अब ये इन्फिनिटी जिसका खुद का नीचे बराबर लिख सकते हैं तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1/0 कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बराबर इन्फिनिटी नहीं लिखते। अब बच्चे क्या है कि बहुत अच्छे होते हैं ना, अब वो करते क्या है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि 1/∞ का वैल्यू 0 होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब वो बोलेंगे फॉल्स है ना, अब वो बोलते हैं फॉल्स है, पर क्या ये ट्रू है। वो अगर वो बोल रहे हैं कि फॉल्स है तो वो अभी भी सही है। हाँ ये फॉल्स है, 1/∞ 0 होता ही नहीं,
भाई जब हमें इन्फिनिटी का नहीं पता कि इन्फिनिटी कहाँ है, एक बड़े से नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, तो क्या उसकी वैल्यू जीरो आएगी ना, कि अप्रोच टू जीरो आएगी, जीरो के करीब पहुंच रहा होगा उसकी वैल्यू, पर जीरो थोड़ी हो रही होगी, एग्जैक्ट जीरो थोड़ी लिख सकता हूं, बराबर बराबर का साइन थोड़ी लगा सकता हूं मैं। अगेन ये सेंटेंस कैसे लिखा हुआ, फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो जिन बच्चों को अगर बात पता रहता, तो अगर मैं उनसे पूछता कि बच्चे बताओ 1/1090 क्या होता है, तो बच्चे क्या करते हैं भैया, 1090 का वैल्यू अनंत लिखते हैं और अनंत को 1/अनंत को भी जीरो कर देते हैं, 1/infinity को जीरो बोलते हैं। तो बच्चे ये तो गलत लिखा हुआ है, फॉल्स, मतलब सही नहीं है ये सब कुछ ना, ये गलत है, क्योंकि 1090 ये तो कैसा लिखेंगे, 1/, इज नॉट डिफाइंड है, 1090 डिग्री, 10 of 90 की वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है। हाँ 90 से अब थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा पहले जाओ, वैल्यू डिफाइंड है ना, ठीक, पर 90 पे तो डिफाइंड है ही नहीं। 90 से थोड़ा आगे जाएंगे तो वैल्यू का एक इन्फिनिटी में, मतलब अगर 90 से पहले की बात करते हैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जाएगी, और 90 के बाद की बात करें तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, वो बात की बात है ना, बाद में समझेंगे। एक बात आपको ये समझ में आई, ज्ञान की बात है ना, तो चलो ठीक है, मतलब ज्ञान की मतलब हाईलाइट पॉइंट है ना, तो इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा अब देखो बात करते हैं कि इस बारे में कि ये सब वैल्यूज आई कैसे, इसका हम प्रूफ समझते हैं ना। ठीक है, 30, 45, 60, तो साइन 45 1/√2 कैसे आया, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 कैसे आया, तो देखो इस बात को समझो, बहुत ही आसान है। आपको इतना पता है, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया, और ट्राइंगल कैसा लिया, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ठीक है, अगर देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, अब बराबर होगा तो ये 90 है तो ये 45 होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो मान लो कि ये लेंथ अगर मैं x ले लेता हूं, तो ये लेंथ भी x है, तो पाइथागोरस से ये लेंथ कितने आ जाएगा, √2x। अगर ये लेंथ √2x है, तो अगर आप यहां से साइन ऑफ थीटा लिखूं, मैं साइन ऑफ 45 लिखूं, तो देखो आपने जो बचपन में पढ़ा था 9th-10th में, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये सही है। हाँ इन राइट एंगल ट्राइंगल ये हमेशा वैलिड है ना, जो साइन की डेफिनेशन थी। तो राइट एंगल ट्राइंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना आ गया x, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा √2x, x से x कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1/√2, यहां से आ जाएगा। समझ गया बच्चों, साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2। सिमिलरली अगर मुझे cos 45 लिखना है, तो बेस बेस की डिस्टेंस कितने x, अपॉन में कितना लिखा, हाइपोटेनस, तो √2x कैंसिल हुआ, अगेन ये कितना आ जाएगा 1/√2 आ गया। साइन 45 cos 45 यही मेन होता है, दोनों को डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज इजीली निकल गई। समझ गए बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात अच्छे ढंग से क्लियर ना। अब हम बात करते हैं दूसरा, 30 और 60 है ना, ये कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने क्या किया, अब एक ट्राइंगल लिया, और कौन सा ट्राइंगल लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, इक्विलेटरल, और सभी एंगल कितने हो जाएंगे 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और ये एंगल भी 60 डिग्री है ना। मान लो ये साइड लेंथ x है, और मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला। अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो भैया यहाँ एंगल कितना बनेगा, ये लेंथ आधा आधा हो जाएगा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आधा आधा, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री, ये तो सब आप जानते ही हैं। ये लेंथ x/2 हो जाएगा, ये लेंथ भी x/2 हो जाएगा, ये लेंथ आपने x मान रखा है। ठीक है, तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस की थ्योरम पहले आ चुकी थी ना, अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस से ये लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम ये लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो अब देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप जाओ, राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल में है ना, इस पर 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये बेस, हम परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल, x² माइनस ऑफ x/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम बात करें, कितना आ जाएगा, x² अपॉन 4, 1/4 है ना, तो ये कितना बन गया 3/4 x², तो ये कितना बन जाएगा √3/2 x, ऐसे कुछ है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, साइन 30 लिखना है आपको, सपोज करो साइन 30, इस वाले ट्राइंगल में फोकस करो, साइन 30, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेंथ कितना आ रहा है x/2, अपॉन में क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस, x से x कैंसिल हुआ, वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अच्छा आपको साइन 60 लिखना है, इस ट्राइंगल में जाओ, तो ये एंगल 60 है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेंथ ये है, परपेंडिकुलर लेंथ ये है, तो हमारे पास √3/2 x आया, अपॉन में हाइपोटेनस, तो x से x कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। क्लियर, आई होप आपको निकाल सकते हैं, क्यों बच्चों, कर लोगे, तो ठीक है आप कैलकुलेट कर लेना, cos 60 हाफ आएगा, और ये √3/2 आएगा, कैसे आएगा अब आप जानते हो।
क्लियर है बच्चों? आई होप आपको यहां तक की बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गई ना। नाउ इसमें आपको देखो एक और पॉइंट और डिस्कस करते हैं नोट करके ना। चलो इतना ही सीखते हैं इस लेक्चर में, आगे हम डिस्कस करेंगे।